Okay ji. First one is a theta join. As mentioned, named theta is a condition, that's predicate, that should be matched, and we need to यूज़ ज्वाइन नोटेशन. ये ज्वाइन नोटेशन है. ये वाली साइन कौन सी है? ज्वाइन. अच्छा, ये ज्वाइन नोटेशन इसको समझ लें. जब ये वाली साइन कंप्लीट वाली है तो ये है दोनों तरफ से R1 और R2 कंप्लीटली ज्वाइन करेंगे, मतलब फुली ज्वाइन उसको हम कहेंगे. और फुली ज्वाइन मतलब कार्टियन प्रोडक्ट. ठीक है. कार्टियन प्रोडक्ट होने के बाद फिर थीटा क्या है? वो कंडीशन है. थीटा इज़ अ कंडीशन, इट्स अ कंडीशन. और ये कंडीशन जो है वो आपकी बताएगी कि ज्वाइन होने के बाद आउटपुट में कौन सी चीज़ें आनी हैं जो कंडीशन को पूरा करें. इनपुट पे क्या होगा? हमारा स्कीमा होगा. R1 कैपिटल में लिखा है, R1, R2 कैपिटल में लिखा है, और इसके अंदर A1 A2 A2 AN एट्रीब्यूट्स होंगे और BN से लेके BM तक एट्रीब्यूट होंगे. और आप अगर इनका इंटरसेक्शन ले तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा हो? नल आ रहा हो, मतलब कोई ऐसा क्राइटेरिया ना हो जिस पे वो मैच हो रहा हो, नल आ रहा होता है. आउटपुट स्कीमा में क्या आएगा? हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे, A1 से लेके AN तक और B1 से लेके BM तक, तो तमाम कंबाइन हो जाएंगे. अगर वो नल आ रहा हो, अगर नल ना आ रहा हो, नॉट नल हो, क्या मतलब है? कोई कॉलम मैच कर रहा हो, तो जो कॉलम मैच कर रहा होगा वो वंस आएगा, ट्वाइस नहीं आएगा. कॉलम का अगर नेम सेम है तो हमारे वो एक कॉलम कम हो जाएगा. हम ड्राइव्ड ऑपरेटर कैसे करते हैं? इससे ड्राइव ऑपरेटर ऐसे बनाते हैं कि ये ज्वाइन जो है वो इक्विवेलेंट है किसके? अगर आप सेलेक्ट करें R1 को R2 से कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट पे क्या लगाएं? कंडीशन लगा के आप सेलेक्ट करें. थीटा सिग्मा यूज़ करें लेकिन बेस ऑन कंडीशन. तो इसका आउटपुट और इस थीटा ज्वाइन का आउटपुट सेम होगा. तो या थीटा ज्वाइन यूज़ करें या ये यूज़ करें, यानी सिलेक्शन ऑपरेशन यूज़ करें या थीटा ज्वाइन यूज़ करें, दोनों में आउटपुट क्या होगा? सेम होगा. अच्छा, फ़र्क क्या है? फ़र्क समझ लें. R1 और R2 क्या है? पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा और फिर जो फैच करेगा वो कंडीशन को प्रोसेस करते हुए फैच करेगा. ठीक है. और थीटा ज्वाइन में क्या करेगा? R1 को और R2 को ज्वाइन करते वक्त कंडीशन को चेक करेगा. अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो ज्वाइन करेगा, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करेगा. ये दोनों में डिफरेंस है. क्लियर? लेफ्ट में क्या करेगा? ज्वाइन करते वक्त पहले देखेगा मैच हो रहा है तो मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा. और इसमें क्या करेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आउटपुट ले आएगा, जो कि ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे, उनमें से जो कंडीशन मैच करेगी उसको आउटपुट में लाएगा. एक एग्जांपल कर लेते हैं, गौर से देखें. कुछ कॉलम हमने कॉमन में रखे हैं. सेल्स है और दूसरा है बार्स. यहाँ पे बार है, बियर है और प्राइस है. यहाँ पे नेम है और एड्रेस है. अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो है, जो बियर कौन सी लेता है? बड. जो है दूसरे वाला, जो बियर कौन सी लेता है? मिलर. प्राइस दोनों की दी हुई है. सू है और वो बड यूज़ करता है, और सू दूसरा है और जो क्या यूज़ करेगा? हॉर्स यूज़ करेगा. ये बार है. बार के पास क्या है? दो हैं. कौन कौन से दो बंदे हैं? एक जो है और दूसरा सू. एड्रेस दोनों का दिया हुआ है, एक मैपल स्ट्रीट पे रहता है और दूसरा रिवर रोड पे रहता है. ठीक है जी, ये एड्रेस आ गया. अब मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है तो बार इन्फो जनरेट करेंगे. बार इन्फो कैसे होगी? बार इन्फो इज इक्वल टू सेल्स, और सेल्स का ज्वाइन किससे लगेगा? बार्स के साथ. लेकिन कंडीशन क्या है? सेल्स डॉट बार इज इक्वल टू बार्स डॉट नेम. सेल्स डॉट बार, बार ये है, ये वाला कॉलम है, इसके अंदर कौन सा कॉलम आ रहा है? जो. अब यहाँ पे भी जो है. अब यहाँ पे जो सिंगल टाइम इसके साथ मैच होगा. ठीक है, दोनों मैच हो जाएंगे तो आउटपुट में यहाँ क्या आ गया? जो आ गया. क्या यूज़ कर रहा है? बियर, बर्ड. प्राइस क्या है? ये वाली. उसका नेम क्या है? वहाँ से कॉलम क्या है? नेम. तो नेम आ गया. एड्रेस क्या है? मैपल स्ट्रीट. अच्छा, फिर जो इस्तेमाल होगा यहाँ से सेकंड वाला, और ये सेकंड कॉलम है, और यहाँ पे ये मैच किससे होगा? फर्स्ट रो से. तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा? जो विथ मैपल स्ट्रीट. ठीक हो गया. ये दो कॉलम, दो रोज़ जो है वो पहले वाली रो से मैच हो जाएंगी दो दफ़ा. तो इसके आउटपुट में क्या जनरेट होंगी? ये पहले वाली दो रोज़ जनरेट होंगी. दोनों में एड्रेस क्या आएगा? मैपल स्ट्रीट. सही हो गया. तो ये ज्वाइन किस पे हो रहा है? सेल डॉट बार का जो है नाम, यानी बार का जो कॉलम में वैल्यू है
वो बार के नेम के कॉलम में वैल्यू उसकी बेसिस पे मैच हो रहा है। इस तरह से हम ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह सू में 2 हैं, सू में 2 कॉलम हैं, 2 रो हैं। इन 2 रो को हम जनरेट करेंगे किसके साथ? बार के अंदर जो 2 रो हैं, एक रो है इसके साथ ट्वाइस मैच होगा। यहाँ से एक रो लेंगे, फर्स्ट वन, यहाँ से फर्स्ट वन रो ली और इसके साथ एक दफ़ा मैच हो गया। यहाँ से ये आ गया, आउटपुट क्या आ गया? ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से सेकंड वन रो ली और इसके बाद दोबारा क्या होगा? इसी के साथ मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाम है सू, यहाँ पे भी नाम क्या है? सू, तो मैच होगा तो दूसरी रो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से 4 रो जनरेट हुई। दूसरे लफ्ज़ों में आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने रोज थी? 4 थी और यहाँ पे 2 थी। तो ये 2 रिपीट हुई हैं किसकी वजह से? ये मैचिंग की वजह से। अब अज्यूम करें यहाँ पे सू नहीं है और यहाँ पे नाम है, अज्यूम कर लें विक्की। क्या नाम है? विक्की। और यहाँ पे यही नेम है, तो उस सूरत में क्या होगा? यहाँ पे भी विक्की कर लेते हैं, विक्की है, तो उस सूरत में क्या होगा? आउटपुट में कितनी रो आएंगी? सिर्फ 2। कौन से वाली 2? सिर्फ पहले वाली 2 आएंगी, क्योंकि आपका जो कंडीशन है वो है बार डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो यहाँ पे विक्की होगा 2 रो में, लेकिन यहाँ पे विक्की नहीं है। यहाँ पे जो है मैच हो जाएगा, सू यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मैचिंग में नहीं आएगा। सू एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पे, आउटपुट में नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ पे विक्की एग्जिस्ट करेगा लेकिन आउटपुट में नहीं आएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कोई कन्फ्यूजन? गुड। अब आते हैं नेचुरल ज्वाइन की तरफ। नेचुरल ज्वाइन में हम कहते हैं R1 और R2 दोनों रिलेशन को आप क्या है? ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने का क्राइटेरिया ये है कि जब इनपुट करेंगे, इसको समझ लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ज्वाइन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ज्वाइंस। और वो ज्वाइन कैसे हो रहा है? देखो, R1 के अंदर कॉलम कितने हैं? A1 से लेके AN तक। R2 में कॉलम कितने हैं? B1 से लेके BM तक। आउटपुट जो स्कीमा बनेगा उसमें आउटपुट S बनेगा और जो होगा C1 से लेके CP तक। और वो C1 कहाँ से आया? वो C1 इस तरह से आया कि आपने यूनियन कर दिया। C1 आया A1 यूनियन B1 के साथ, दोनों की वैल्यूज़ को कंबाइन कर देना है, दोनों की वैल्यूज़ को कंबाइन कर देना। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे समझा देता हूँ। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। वो एग्जांपल ये ले लें कि हम एक पिकनिक रख रहे हैं, स्टूडेंट्स की और टीचर्स की कंबाइन। तो मैं ये कहूँगा कि टोटल पिकनिक के पार्टिसिपेंट कौन से हैं? तो फैकल्टी सारे आ जाएगी। फैकल्टी का नाम, 3 कॉलम रख लेते हैं। फैकल्टी का नाम, डिपार्टमेंट, एड्रेस। स्टूडेंट का नाम, डिपार्टमेंट, एड्रेस। अब हम ज्वाइन करेंगे तो एक टेबल बनेगा ना हमारा, वो क्या होगा? पार्टिसिपेंट इन पिकनिक। अब पार्टिसिपेंट इन पिकनिक में क्या आएगा? नाम, डिपार्टमेंट एंड क्या दिया था तीसरा कॉलम? कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। चले, फैकल्टी नेम, टीचर नेम, डिपार्टमेंट एंड कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट एंड कॉन्टैक्ट नंबर। जब हम दोनों को ज्वाइन करके एक पिकनिक की लिस्ट बनाएंगे, पार्टिसिपेंट ऑफ पिकनिक, तो उसमें क्या कराएंगे? नेचुरल ज्वाइन, जिसमें टीचर्स भी सारे आ जाएंगे और स्टूडेंट भी आ जाएंगे, लेकिन नाम के कॉलम में सबके क्या होंगे? नाम। अब वो हो जाएगा पार्टिसिपेंट नेम, ना वो टीचर रहा ना वो स्टूडेंट रहा, वो क्या रह गया? पार्टिसिपेंट इन द पिकनिक। अब वो कॉन्टैक्ट नंबर ना स्टूडेंट का रहा ना टीचर का, वो पार्टिसिपेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है। और इसी तरह डिपार्टमेंट किसका है? पार्टिसिपेंट इन द पिकनिक का। क्लियर हो गया? ऐसा ज्वाइन कहलाता है नेचुरल ज्वाइन। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे हमने क्या किया? A1 फैकल्टी का नेम था और B1 क्या था? स्टूडेंट का नेम था, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया? जो कि किसका है? पार्टिसिपेंट का नाम। सही हो गया? मीनिंग, कंबाइन ऑल पेयर ऑफ द टपल इन R1 एंड R2 एग्री ऑन एट्रीब्यूट्स। पहले कॉलम में नेम ही है, दूसरे कॉलम में डिपार्टमेंट ही है, तीसरे कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर ही है। दे आर एग्री ऑन द एट्रीब्यूट। इफ दे डज नॉट एग्री, यू आर कंबाइनिंग हेट्रोजीनियस डेटा, दिस विल नॉट कॉल्ड ए नेचुरल ज्वाइन। वो नेचुरल ज्वाइन ही होगा। उसके लिए हमें इक्वी ज्वाइन लगाना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ेगा, राइट ज्वाइन लगाना, कोई भी लगाने, मतलब वो इक्वी ज्वाइन नहीं होता। इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन लगाने के लिए हमें लॉजिक ये है कि दोनों टेबल के दोनों ही साइडों में नंबर ऑफ कॉलम
दैट्स कॉल्ड कार्डिनलिटी, डिग्री ऑफ टेबल रिलेशन 1 और रिलेशन 2 की, एंड द टाइप ऑफ कॉलम्स शुड बी कंपैटिबल, नॉट रिक्वायर्ड शुड बी सेम, शुड बी कंपैटिबल। सेम वर्ड यूज़ नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हो सकता है वो वार चार्ट फैकल्टी के नाम पूरे अलकाब के साथ लिखे जाएं तो वार चार्ट 30 हो, स्टूडेंट के नाम वार चार्ट 20 हो, तो कंपैटिबल तो हुए ना, सेम नहीं हुए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कॉन्टैक्ट नंबर फैकल्टी का जो है वो पर्सनल भी हो, सेल नंबर भी हो और घर का नंबर भी हो, अगर कोई मसला हो जाए, क्योंकि फैकल्टी सीनियर होती है तो ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं तो उनको घर वालों को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स गायब हो जाएं पिकनिक से कहीं, तो उनके पेरेंट्स को बताना पड़े गायब हो गए, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती। इन रिवर्स कंपैटिबल। क्लियर? गॉट इट? गुड हो गया। अब आ जाते हैं, देखिए हमने ये कहा कि अगर आपके पास कंबाइन ऑल टपल्स, और हम ज्वाइन कराएंगे कॉल्ड ज्वाइन, और हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि A1 जो है वो ऐसा ही है जैसे B1, तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा वो कंबाइन होके। इक्विवेलेंट टू द क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन। एग्जाम्पल ले लें, एम्प्लॉय और डिपेंडेंट का हम ज्वाइन करें। एम्प्लॉय और डिपेंडेंट का ज्वाइन करें, देखिए ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, जॉन, दूसरे का टोनी, ठीक है, उसका क्या आ रहा है यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है, SSN। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बुक में भी आपको सेम मिले, कंपैटिबल रहें, ऐसा ना हो वहाँ कुछ हो एग्जाम्पल है फिर समझ में नहीं आ रहा हो, डिफिकल्टी हो। एग्जाम्पल इसलिए हम सेम लेते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हर चीज़ डिज़ाइन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाए, कुछ और चीज़ें ब्लर हो जाएं, ब्लर बाउंड्रीज हों आपके दिमाग में, चीज़ों के डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि नेचुरल ज्वाइन और फुल ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, फिर प्रॉब्लम आ जाए। एक दफ़ा एग्जाम्पल से सही समझ लें, फिर उसको अप्लाई करें। आप अप्लाई का करेंगे हम, आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें अप्लाई करेंगे, कौन सी चीज़ किसके साथ ज्वाइन होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आप बताएंगे, मैं सुनूंगा, ठीक है, और वैल्यूएट करूंगा और बताऊंगा कि ये सही है और ये गलत है। क्लियर? तो वो कन्फाइंड हो जाएगा नॉलेज। अच्छा, दूसरा हमने क्या किया, डिपेंडेंट क्या यूज़ कर रहा है, किससे आइडेंटिफाई हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी नंबर से। किसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, फादर का। और क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे, डिपेंडेंट नेम एमिली और जो। और अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ज्वाइन पे क्या करूँगा, मैं एम्प्लॉय को क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा डिपेंडेंट के साथ, और कंडीशन क्या दूंगा, बेस्ड ऑन सोशल सिक्योरिटी नंबर 2 एंड डिपेंडेंट नेम। और जब ये आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को मैं दोबारा फिल्टर लगाऊंगा और कहूँगा सोशल सिक्योरिटी नंबर 1 और सोशल सिक्योरिटी नंबर 2 सेम होने चाहिए, कि जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे जॉन जो है वो क्या है, फादर है किसका, एमिली का, एमिली डिपेंडेंट है जॉन के अंडर में, तो ये हमारा डेटा फैच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कहेंगे टॉनी फादर है किसका, जो का, और कनेक्ट कैसे हुआ, इस नंबर से, ये नंबर यहाँ और यहाँ मैच हुआ, और इस मैचिंग की बेसिस पे हमारे पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो कंपैटिबल था तो आउटपुट में आ गया जी। नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम हो सकते हैं तो जस्ट कंबाइन कर देगा। जैसे मैंने एग्जांपल पहले कराई फैकल्टी और पार्टिसिपेंट की। और अगर आपके जैसे दो रिलेशन है, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय और उसके डिपेंडेंट, अब इसके अंदर जो ज्वाइन है ना वो नेचुरल है। वो नेचुरल क्या है कि यहाँ पे वो कॉलम और यहाँ पे कॉलम सेम होगा, नाम सेम नहीं होगा, वैल्यू सेम होंगी। तो इस तरह से दो लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उसमें जो डेटा है उसको जोड़ देगा, राइट साइड में कॉलम है उसके साथ डेटा के साथ। अगर सर जैसे इसमें डिपेंडेंट में जैसे दो कॉलम है, तीसरा कॉलम जो था, तो जो ये बंदा ज्वाइन बनेगा फिर कैसे होगा, तीसरा कॉलम आ गया ना, ऐड हो गया। नहीं अगर जो एमिली की बाद में एक कॉलम है जैसे ठीक है आ जाए वो ऐसे ही आ जाएगा, उससे कनेक्टेड हो गया ना। एमिली की अगर एज आ रही है तो एज किसकी है, एमिली की। एमिली किसका बेटा है या बेटी है, जॉन का, तो कनेक्ट हो गया ना डेटा, वो आ जाएगा। ठीक है,
तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ इक्वी ज्वाइन लगा रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। मतलब नेचुरल ज्वाइन बन रहा है, दोनों टेबल में कंपैटिबल है कॉलम, और उसके अंदर इक्वलिटी भी आ गई, तो जब आपके कंबाइन रिलेशन बन गए। और दूसरा मैंने एक एग्जांपल करवाई आपको पार्टिसिपेंट वाली, पिकनिक वाली, तो आप जस्ट कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहे, जस्ट क्या कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन दे रहे हैं। तो नेचुरल ज्वाइन उस सूरत में क्या होगा, ये वाला क्राइटेरिया आ जाएगा। ये दोनों ही एग्जाम्पल नेचुरल ज्वाइन की हैं, या यूं कर लें या यूं कर लें, दोनों ही क्या हैं, नेचुरल ज्वाइन। मतलब अगर तमाम कॉलम कंपैटिबल हैं तो जस्ट कंबाइन इट, और अगर कोई रिलेशन बन रहा है इसकी बेसिस पे रिलेशन की क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, देन आल्सो कंबाइन इट। आप ग्लोबल विलेज इवेंट कर रहे हैं, तो ग्लोबल विलेज इवेंट में कौन आ सकते हैं, फैकल्टी आ जाएगी, फैकल्टी की फैमिली आ जाएगी। फैमिली तब आ सकती है जो फैकल्टी हो उसका, ठीक है, बाहर के लोग नहीं आ सकेंगे। इसी तरह आप स्टूडेंट आ सकते हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स आ सकते हैं, कब, जब उनका बच्चा या बच्ची पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उसको आप कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो ज्वाइन लॉजिकल नहीं है। क्लियर है? इस तरह से आप एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर करवा दें, और ये आपको करनी होगी। R1 और S है, मुझे ज्वाइन करके आउटपुट बना के दिखाएं। R1 और S पे नेचुरल ज्वाइन लगाएं और मुझे क्या लेके आए, आउटपुट बताएं, क्या आएगा आउटपुट। करें करें, शाबाश, टेबल पे करें। पेन पेंसिल यूज करें, करके दिखाएं, करके दिखाएं, करके दिखाएं, शाबाश, डू इट। देखिए अगर आपने ये सही बना लिया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्या हो गया, वी एंड वी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़िए ना, वी एंड वी क्या होता है, गुड, ऐसे करके। R और S को ज्वाइन करो, रिजल्टेंट टेबल बताएं क्या बनेगा। डन? अच्छी तरह दोबारा रिकंसिडर, टेक 2 मिनट्स, मैं अटेंडेंस में लगाऊं जब तक पानी बना
बताएं, बताएंगे दिखाएंगे क्या करेंगे सर x
वाई के साथ यू कैसे आया? नहीं नहीं वाई के साथ यू नहीं है, ये एक्स है, ये जेड है, ये यू है। एक जेड के साथ है, वाई के साथ दूसरी है। नहीं था, तो ये तो बी के साथ ये जेड तो वाला है यू भी यू वाई जेड के साथ आ रहा है यू भी जेड के साथ आ रहा है बी डब्ल्यू। कब ऐसे किए 5 कॉलम आ गए 5 रोज। यस सर। चलिए मैच कर लें। ओके ऐसे ये गलती है ना तुम्हारी, नो सर। ये गलती है देखो। नो सर ठीक है। ठीक है ठीक है, जिन्होंने ऐसे ही बनाया उनका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, जिनका नहीं बना ऐसा तो वो अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर लें। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप यहाँ नोट कर लें। जिनको कितने लोग हैं जिन्होंने सही नहीं बनाया, हाथ तो नहीं खड़ा करेंगे, करेंगे? अच्छा चलें वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखें यहाँ से क्या लिए हम x और y। अब यहाँ y जो है वो b है और यहाँ पे भी by है। इक्वली नहीं दिया, लेकिन हमने पता है कि मैच कौन सा हो रहा है, b और b को मैच करना है, क्योंकि a डिफरेंट है c डिफरेंट है। तो मैचिंग क्या होगी, उस कॉलम की बेसिस पे होगी जो दरमियान में कॉमन है। नेचुरल ज्वाइन में फ़र्क ये है कि नेचुरल ज्वाइन में हमें बताना नहीं पड़ता कि किस कॉलम को यूज़ करें कंपैरिजन के लिए, वो खुद से आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कॉलम यूज़ होगा। क्लियर है? इक्वी ज्वाइन में तो हम बताते हैं कि इस कॉलम को यूज़ करना है। नेचुरल ज्वाइन वो खुद से कंपैटिबल कॉलम के साथ मैच कर लेगा जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे हमने देखा y है, तो लिहाजा यहाँ y है तो y वाले से कोई मैच b में नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला जो डेटा हमारा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि y मैच नहीं हो रहा ना यहाँ पे। इस वाले s में y नहीं है ना, तो ये वाली रो यूज़ नहीं होगी। दूसरी वाली रो में देखेंगे तो ये z मौजूद है। क्लियर है? x के साथ यहाँ पर z है, यस सर। 2 दफ़ा है, एक दफ़ा z u के साथ u आ रहा है और दूसरी दफ़ा z के साथ v आ रहा है। तो आउटपुट में हम ऐसे देंगे x के साथ z और z के साथ u और z के साथ v। क्लियर हो गया? फिर हम देखते हैं y के साथ क्या है, z है। अगेन y के साथ z है, तो y के साथ z डिफरेंट है x के साथ z से, तो हम यहाँ पर y लेंगे yz, यहाँ पे भी yz लेंगे और यहाँ पे देखेंगे z के साथ कौन सा मैच हो रहा था, u और दूसरा v, तो यहाँ पे देंगे u और यहाँ पे देंगे v। तीसरा हमारा है z और v, तो यहाँ पे हम z दे देंगे और v दे देंगे। यहाँ पे v के साथ मैच कितने हो रहे हैं, एक ही हो रहा है, तो z के साथ w मैच हो रहा है, तो z के साथ v w आ जाएगा। ये आउटपुट हो गया। इस तरह से कंबाइन हुआ प्रोसेस। क्लियर है आप सबको? कोई ऐसा जिसको अभी समझ में ना आया हो? जी, 2 कॉलम कॉमन हो तो 2 को मैच करेंगे। हाँ डेफिनेटली ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन का कंपैटिबल का कॉलम ही ये है। अच्छा 2 कॉलम मैच करते वक्त वो देखेगा नहीं कि 2 कॉलम मैच हो रहे हैं, मैचिंग के लिए एक ही कॉलम यूज़ करेगा। नेचुरल का मतलब ये है ना कि दोनों में कनेक्शन क्या हो, सिंगल हो। अगर दोनों में डबल कनेक्शन है तो आपका डेटाबेस सही नहीं है, आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं और डेटाबेस इज़ नॉट नॉर्मलाइज। यू did not created a good database. The good database contains the data once only, except the keys. Keys can be duplicated, और कीज़ के अलावा अगर डुप्लीकेट करें, आप 2 कॉलम डुप्लीकेट करें तो आपका डेटाबेस बनाना ही आपने गलत है, और फिर उसमें ऐसे इश्यूज आएंगे कि वो ज्वाइन सही नहीं होगा। सही हो गया? यस, क्लियर हो गया? तो 2 कॉलम अगर सेम है तो इसका मतलब आपका डेटाबेस डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करें पहले, ज्वाइन सही हो जाए। ज्वाइनिंग में एक कॉलम मैच होना चाहिए, एक से ज़्यादा कॉलम मैच नहीं होने चाहिए। 2 का मतलब है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मीन्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस एंड creating the complexity in designing the database and accessing the database. Done? इक्वी ज्वाइन का सिंपल है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या करेगा, आप मैच तो करेगा लेकिन क्राइटेरिया की बेसिस पे कि आप बताएंगे कि कौन से कॉलम को किस कॉलम के वैल्यू को कंपेयर करे
और कंपेयर कैसे करें, बराबरी के बेसिस पे। नेचुरल ज्वाइन पर्टिकुलर केस है ये, मतलब होगा नेचुरल ज्वाइन ही, लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या है, इक्वल का, और वो इक्वल कॉलम आप खुद बताएंगे, सिस्टम नहीं पहचानेगा, खुद बताना पड़ेगा, तो वो इक्वल ज्वाइन बन जाएगा। इट्स ए नेचुरल ज्वाइन बट you specify the column on which the column the relation should be combined, that's called equijoin. Union operation just combine, union operation just allows us to combine two relations. Notation क्या यूज होगा, R union S. R union S will be valid. Condition 1, R and S must have same RT. What is RT? Number of attribute, the degree of relation, and the degree of relation is number of attributes. If they have same number of attribute, union operation will work. If they have different number of attribute, union operation will not work. तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द एट्रीब्यूट डोमेन मस्ट बी कंपैटिबल। कंपैटिबल वर्ड यूज किया, सेम नहीं किया हमने। Second column of R deal with the same type of the value as the second column of S. Compatible होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम की जो डेटा टाइप है R की, S की भी फर्स्ट कॉलम की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। सेकंड कॉलम की जो डेटा टाइप है R की, S की भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब R और S का यूनियन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल कर लें, अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी और ज़्यादा क्लियर। अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि टू फाइंड ऑल कोर्सेज स्टार्ट इन फॉल 2017 सेमेस्टर और स्प्रिंग 2018 सेमेस्टर और इन बोथ, तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट यूनियन करेंगे। बोथ भी आ गया ना, उसमें हो या उसमें हो या दोनों में हो, तो कहाँ कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेगा, लॉजिकली समझ में आ रहा है, यूनियन। और यही वजह होती है कि हम डिस्क्रीट में आपको तमाम चीज़ें ये रिवाइज करवाते हैं ताकि कंप्यूटर साइंस की इस एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकें। वरना यूनियन और इंटरसेक्शन तो आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास में है ना वो यूनियन इंटरसेक्शन, 6 में है, 7 में है, वो पढ़ते आ रहे हैं। डिस्क्रीट में दोबारा पढ़ाने का मकसद यही है कि अब आपको इसको अप्लाई करना है। नॉलेज तो आपने पीछे तो रट्टे मार के आए, मैट्रिक तक बंदे को ये नहीं पता होता ये इस्तेमाल कहाँ होगा, आगे जाके लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करता है जब वो प्रैक्टिकल प्रोफेशनल डोमेन के अंदर एजुकेशन लेता है। तो यहाँ पे देखें अप्लाई हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है सेमेस्टर फॉल, और ईयर क्या होगा 17, उसको यूनियन कर देना है सेमेस्टर स्प्रिंग, एंड ईयर क्या है 18, दोनों को क्या करना है यूनियन। और यूनियन करने के बाद अब जैसे सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये फॉल होना चाहिए और ईयर होना चाहिए, वो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं सिलेक्शन। और जब यूनियन करेंगे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन में हम बता रहे हैं हमें चाहिए सिर्फ क्या, कोर्स आईडी चाहिए। अब डेटा देख लें, डेटा दे देता हूँ, डेटा मौजूद है, ये डेटा है, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर, ईयर, फॉल आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, फॉल आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है। ईयर कौन सा है 2009, 2010, 2009, 2010, ऐसे करते हैं नीचे 11, 12, 13 पूरा डेटा मौजूद है। लेकिन हमें कौन सा ईयर चाहिए, और 18 कौन से सेमेस्टर चाहिए, फॉल एंड स्प्रिंग। तो आउटपुट में ये उठ के आ जाएगा जो कंबाइन होगा, इस तरह से आएगा। हमें चाहिए सिर्फ कोर्स आईडी। और कैसे बताई थी, ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन के ज़रिए। ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन जो यहाँ पर यूज़ किया, पाए पे हमने मांगी सिर्फ कोर्स आईडी, तो सिर्फ कोर्स आईडी देगा। क्लियर। और काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा कितनी कोर्स आईडी हैं, कितने कोर्सेज हैं ऐसे जो दोनों स्प्रिंग में और फॉल में पढ़ाए गए हैं, 18 और 17 के। रिवर्स कर दें इसको, क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों कॉमन हो, जो दोनों में पढ़ाए गए हों। वही कंडीशन है, सेट ऑपरेशन अलाउ अस टू फाइंड द टपल दैट आर इन बोथ आर इंटरसेक्शन एस। अच्छा मैं देखें यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आर क्या है, स्मॉल आर है। कहीं मैं कैपिटल आर यूज़ करता हूँ, कहीं स्मॉल आर यूज़ करता हूँ। आर स्मॉल का मतलब ये नहीं, जब अल्फ़ाबेट स्मॉल नोटेशन है ये,
जब अल्फ़ाबेट स्मॉल यूज़ होंगे इसका मतलब इंस्टेंसेस, और जब अल्फ़ाबेट कैपिटल इस्तेमाल होंगे इसका मतलब स्कीमा। स्कीमा बना स्ट्रक्चर, और इंस्टेंसेस द स्ट्रक्चर विथ डेटा एज वेल। ठीक हो गया। तो ये आर इंटरसेक्शन एस। अब आर इंटरसेक्शन एस की कह रहा है क्या होनी चाहिए, सेम आर टी होनी चाहिए। अब बताने की जरूरत नहीं आर टी क्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और सेम क्या हो, कंपैटिबल भी हो। ये हमारे पास डेटा है। आउटपुट में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन का मतलब है फाइंड द ऑल सेट ऑफ कोर्सेज स्टार्ट इन बोथ फॉल 2017 एंड स्प्रिंग 2000 सेमेस्टर। तो हमारे पास क्राइटेरिया के अंदर क्यूरी में लिखें, हमें चाहिए कोर्स आईडी ही। पहला फ़िल्टर लगेगा ये निकाल के लाएगा, दूसरा फ़िल्टर लगेगा ये निकाल के आएगा। दोनों का रिजल्ट जो आएगा उनको क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन आएगा उसके अंदर तमाम कॉलम्स होंगे, लेकिन हमें कौन सा कॉलम चाहिए, सिर्फ कोर्स आईडी। तो सिर्फ कोर्स आईडी के लिए हम फिर प्रोजेक्शन लगाएंगे। सिलेक्शन ऑल कॉलम्स को फैच कर लेगा, प्रोजेक्शन सिर्फ उस कॉलम को फैच करेगा जो हमें चाहिए। ठीक हो गया। कौन सा कोर्स है, CS101। CS101 कौन सा होता है, ICT। ICT कोर्स होता है जो हम दोनों सेमेस्टर में ऑफर करते हैं, क्योंकि 6 बैच ली उसमें से डेफिनेटली 30 तो फेल होंगे ना, तो उनके लिए दोबारा ऑफर करना पड़ेगा। क्लियर है। सो ICT। अब आते हैं सेट डिफरेंस के अंदर। सेट डिफरेंस वही सेट की प्रॉपर्टीज़ है। क्या यूज़ करेंगे आप, सेट डिफरेंस अलाउ अस टू फाइंड द टपल्स दैट आर इन अ रिलेशन बट नॉट इन अनदर रिलेशन। पहले में हो दूसरे में ना हो। मैं कहता हूँ वो कोर्स बताओ जो स्प्रिंग में पढ़ाए गए हैं लेकिन फॉल में नहीं पढ़ाए गए। कैसे पता चलेगा, स्प्रिंग में जो पढ़ाए गए हैं वो कोर्सेज माइनस कर देंगे, फॉल में जो पढ़ाए गए हैं वो कोर्सेज माइनस करेंगे स्प्रिंग वालों से। जो स्प्रिंग के बकाया रह जाएंगे वो क्या हुए, वो कोर्सेज हैं जो स्प्रिंग में तो पढ़ाए गए लेकिन फॉल में नहीं पढ़ाए गए। ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेट डिफरेंस। क्लियर, R-S। सेट डिफरेंस के लिए भी वही क्राइटेरिया है जो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए है। सेम RT होनी चाहिए और कंपैटिबल एट्रीब्यूट होनी चाहिए। 2 कंडीशन है। फाइंड ऑल कोर्सेज दैट आर इन फॉल 2017 सेमेस्टर बट नॉट इन स्प्रिंग 2018 सेमेस्टर। तो आप माइनस कर देंगे। फॉल में वो कोर्सेज निकालेंगे, तमाम कोर्सेज जो सेमेस्टर फॉल हो, ईयर 2017 हो, उससे माइनस कर देंगे वो कोर्सेज जो सेमेस्टर स्प्रिंग हो और ईयर 2018 हो। और हमें चाहिए सिर्फ क्या, कोर्स आईडी। तो वो कोर्स आईडी आ जाएगी। ये टेबल था हमारा, और ये 2 कोर्सेज हैं CS347 एंड PHY101। PHY स्टैंड फॉर फिजिक्स, 101 बेसिक फिजिक्स, CS347। Anybody know about the courses? आप लोगों में से किसी को कोर्स कोड को बनाना या उसका काम समझ में आता है? कोर्स कोड माशाल्लाह 4th सेमेस्टर में हो गए हैं। डू यू नो व्हाट इज कोर्स कोड, हाउ इट्स जनरेटेड? यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। आप में से कोई गलती से टीचर भी बन सकता है ना। देखिए CS का मतलब है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। CSC कोड होता है, CSC कंप्यूटर साइंस कोड, कंप्यूटर साइंस कोर मतलब लाजमी कोर्स जो पढ़ना है। और दूसरा होता है CSE कंप्यूटर साइंस इलेक्टिव, वो ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं, मतलब मल्टीपल कोर्सेज होंगे उनमें से कोई एक कोर्स ले सकते हैं, लेकिन कोर्स काउंट पूरा करना होता है। तो ये कोड बन गया CSE CSC, ठीक है। उसके बाद पहला डिजिट होता है ईयर को रिप्रेजेंट करता है, 3 मतलब 3rd ईयर में, ठीक है। और उसके बाद सेकंड डिजिट होता है जो सेमेस्टर को रिप्रेजेंट करता है, 1st सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर। 3rd ईयर का कौन सा सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर। हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं ना, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर। साल पूरी डिग्री का नहीं, हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं।
तो यहाँ पे हम फिर इवन और ऑड नंबर यूज़ करते हैं, वही लॉजिक, इवन और ऑड। फर्स्ट होगा तो इवन और सेकंड, और फिर उसके बाद एक्सक्यूज मी देन लास्ट में हमारे पास कोर्स नंबरिंग होती है। उस सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेज ऑफर होंगे उन तमाम के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग, ठीक है, ओके। तो 101 क्या है? 1 फर्स्ट ईयर, 0 स्प्रिंग, पहला जो स्टार्ट होता है स्प्रिंग, और फर्स्ट सेमेस्टर, और 1 मेरा पहला कोर्स। फिर 101 102 103 ये सारे फर्स्ट ईयर के कोर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर के 1 से शुरू होना, ठीक है। सो यू लर्न अबाउट द कोर्स कोड एज वेल। अब आते हैं आउटर ज्वाइन के ऊपर। टू डिस्प्ले रो इन द रिजल्ट that do not have matching value in the join column, that's called outer join। कोई भी मैच नहीं हो रहा, मिसमैच, उसको भी तो ज्वाइन करके गुजारा करना है, तो कहते हैं आउटर ज्वाइन। उसको क्या कहेंगे? आउटर ज्वाइन। और इसको सिंबल ये है, शक्ल इसकी ऐसी होगी, इसका मतलब ये आउटर है, खुला हुआ है इसका मुंह। आर एस, अगर लेफ्ट साइड पे खुला हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और राइट साइड पे खुला होगा तो राउट आउटर ज्वाइन, और अगर दोनों साइड पे खुला हो तो फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। डिफरेंस समझाता हूँ। अगर लेफ्ट साइड पे है लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज द ज्वाइन इन विच टपल फ्रॉम आर डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यू इन द कॉलम ऑफ एस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। आर की तमाम रोज ले ले और एस की वो लें जो मैच हो, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट की सारी ले रही, राइट की कौन सी? जो मैच होंगी, जो मैच नहीं होंगी उसको निकाल दें। उल्टा कर दें, राइट आउटर ज्वाइन, राइट की सारी ले लेनी है, लेफ्ट की वो लेनी है जो मैच होंगी। तो दोबारा पढ़ लें, आउटर ज्वाइन इज अ ज्वाइन विच टपल फ्रॉम आर इन विच टपल फ्रॉम आर दैट डू नॉट मैच, आर जो मैच नहीं होंगी, do not match have matching value in common column of S are also included in the result। लेफ्ट आउटर ज्वाइन की एग्जाम्पल करवा दूंगा और क्लियर हो जाएगा, है ना, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं स्टेट एजेंसी खोलना सिखा रहा हूँ। स्टेट एजेंसी अगर खोलेंगे, प्रॉपर्टी का कारोबार करेंगे, सबसे ज़्यादा पैसा इसी में आजकल। कहते हैं तेल लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, घर दिखाना, बाबा सुठो आई माने खपे तो बस, हाणे हथो हथी खपी वेंदो। 2-3 लाख रुपए रोज़ाना कमा लेते हैं लोग सिर्फ ज़ुबान के साथ, है ना, मार्केटिंग करके, ठीक है। सो लेफ्ट आउटर ज्वाइन स्टेट एजेंसी में हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सिनेरियो बता देता हूँ। मोहम्मद खान नाम है तुम्हारा, नहीं है ना? कौन है मोहम्मद खान? कौन है वो? दूसरे सेक्शन में। तुम्हारा नाम क्या है? शाहजेब। शाहजेब, देखो मुझे भी याद आता। तो शाहजेब तवज्जो करें, समझ में फिर आएगा। स्टेट एजेंसी में हमारे पास जो बिज़नेस होता है वो होता है कि आप क्या करते हैं, आपके पास लिस्ट ऑफ हाउसेस होते हैं जो कि या तो रेंट पे होते हैं या फिर सेल करते हैं। फिर आप वो कस्टमर को दिखाते हैं, फिर कस्टमर को विज़िट करवाते हैं, और विज़िट करवाने के बाद उससे क्या करते हैं आप, अगर वो एग्री कर देता है तो सेल आउट कर देते हैं, और अगर एग्री नहीं करता तो बस देख के चले जाते हैं। तो पहला क्या होता है? विजिटेड। अच्छा, विज़िट कैसे कराएंगे? विज़िट कराने के लिए सिनेरियो होता है, जिसको घर ख़रीदना होता है वो बताता है यार 80 गज़ का हो, 120 गज़ का हो, 2 कमरे हों, अटैच बाथरूम हो, एक पार्क भी होना चाहिए, कुत्ते का रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए, मतलब वो रिक्वायरमेंट बता देगा आपको, हाँ, रेंज भी बता देगा, इतने पैसे हैं। तो अगर वो पैसे कंपैटिबल ना होंगे तो वहीं पे आपका स्टेट एजेंसी वाला कहता है कि रास्ता इस तरफ से भी जाता है, इस तरफ से जाता है, घर को जिधर से जाना आप जाएं। तो वो सिचुएशन आप बताते हैं और उसके बेसिस पे आपको वो घर दिखाना शुरू कर देता है। कौन से घर दिखाता है? जो उस क्राइटेरिया पे मैच होंगे। जो क्राइटेरिया पे मैच नहीं होंगे दिखाने का फ़ायदा ही नहीं है। टाइम मोट आहे कितना ॾिसंदा आहियूं, 2 मिनट बाक़ी आहिनि।
ठीक है। प्रोड्यूस अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन द प्रॉपर्टी व्यूइंग। इधर देखिए, प्रॉपर्टी का मेरे पास है प्रॉपर्टी फॉर रेंट और दूसरा टेबल होगा व्यूइंग। प्रॉपर्टी फॉर रेंट में हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो प्रॉपर्टी नंबर है और दूसरा स्ट्रीट सिटी। टेबल देख लें, प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, क्लाइंट नंबर, व्यू डेट, कमेंट। प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, क्लाइंट नंबर, ये व्यूइंग से आ रहा है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? व्यूइंग से। व्यू डेट, कमेंट्स। हमारे पास दो टेबल हैं जिसके रिजल्ट में ज्वाइन आएगा। देखिए हमें क्या किया, नोट करें, इधर ज्वाइन लगाया, हमने तमाम कॉलम उठा लिए किसके? प्रॉपर्टी फॉर रेंट, और व्यूइंग के अंदर जो मैच होंगे वो दिखाएंगे। तो जो मैच हो रहे हैं कौन से हैं? हमने कहा यहाँ पे देखें नल आ रहा है, इसका मतलब ये किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे नल आ रहा है, ये प्रॉपर्टी किसी ने भी नहीं देखी, और यहाँ पे नल आ रहा है, ये प्रॉपर्टी किसी ने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? कि वो क्राइटेरिया को मैच नहीं करती। लेफ्ट वाला टेबल हमने सारे का सारा उठा लिया, और राइट वाला कौन सा उठाया? वो जो मैच करता है। ठीक है, क्लियर? मैच कैसे करता है? गुड क्वेश्चन। हमने ये कहा कि ये तमाम डेटा उठा लो, उठा लिया। व्यूइंग के अंदर जब हम व्यू करवाते हैं उसका मैंने आपको बताया सिनेरियो कि कुछ क्राइटेरिया होगा कि उसको कौन सी प्रॉपर्टीज़ पसंद है, उसको आपने कौन सी दिखाई है कि ये फिजिबल है, वो बैक एंड नॉलेज है। यहाँ पे मैच नहीं देंगे आप, उसका बैक एंड नॉलेज है जो उसने रिक्वायरमेंट दी, वो अपने डेटाबेस में नहीं है। और जो प्रॉपर्टी आपको पता है वो डेटाबेस में नहीं है कि उसके अंदर क्या 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 फ़ीचर हैं, वो डेटाबेस में नहीं है। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ज्वाइन का कंसेप्ट। वो डिटेल आपको अदर रिलेशंस के अंदर रखनी पड़ेंगी मेंटेन करने के लिए, जिसके लिए आप शॉर्टलिस्ट करेंगे कि यार कौन से क्लाइंट को कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी। वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे विजिबल नहीं होती। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपका क्राइटेरिया मैच कर रही है, लेकिन आपको स्टेट एजेंसी वाला वो प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी उसको ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुकी होती है। सो देयर आर सम एब्स्ट्रक्शन, वो जो लेवल हमने बताए थे क्लाइंट से एब्स्ट्रक्शन है। यहाँ पे हम ज्वाइन का कंसेप्ट समझा रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी जो उसके पास अवेलेबल है उसने दिखाई कौन कौन सी हैं, वो आ जाएंगे इन्फॉर्मेशन उन क्लाइंट्स की, और बाकी में आ जाएगा नल जो नहीं दिखाई। क्लियर हो गया? ये था लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसी तरह से उल्टा कर दो, राइट आउटर ज्वाइन। हम वो ज्वाइन की प्रॉपर्टी ले लें, वो क्लाइंट ले लें जो मैच ना करें। अच्छा, ये आखिरी 2-3 मिनट है ना, इसमें आप लोग बैक पैक करने लग जाते हैं। ये बाद में कर लिया करें, 2 मिनट सही यूटिलाइज कर लें।